टारगेट 4 एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मॉक टेस्ट थर्ड है, ये तीसरा मॉक टेस्ट है हिंदी का। मॉक टेस्ट को ध्यान से देखिए, 30 क्वेश्चन है इसमें और ध्यान से करते जाइएगा इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। मस्तक का पर्यायवाची पूछा। लिखा है पहला लाल, दूसरा विकल्प है ललाहट, तीसरा है लालिमा और चौथा है तुम्हारा ललाई, ठीक है, ललाई। अब देखो मस्तक का पर्यायवाची जो होते हैं वो देखो क्या क्या होते हैं। मस्तक के पर्यायवाची, मस्तक के जो पर्यायवाची हैं वो देखो क्या क्या होते हैं। देखो मस्तक के जो पर्यायवाची होते हैं, मस्तक एक तो होता है माथा, माथा, ठीक है। एक होता है पेशानी, पेशानी, फिर होता है भाल और एक होता है ललाहट, ललाहट। ये इसी के पर्यायवाची होते हैं मस्तक के, मस्तक के ये पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये मस्तक के पर्यायवाची हैं, माथा, पेशानी, भाल, ललाट। तो मस्तक का कौन पर्यायवाची हो गया? ललाट। ये मस्तक का पर्यायवाची है, ठीक है। ये मस्तक का पर्यायवाची है ललाट। मैं यहाँ बात करूँ अंगले की, ठीक है। मैं अंगले की अगर बात करूँ, लालिमा की बात करूँ, ये ललाई, ललाट, लालिमा अगर देखना चाहो तो लालिमा भी देख लो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक का विलोम पूछा, शोक का विलोम। पहले पे विकल्प लिखा है हर्ष, दूसरे पे लिखा है दुर्भाग्य, दो भाग्य लिखा है, दुर्भाग्य भी नहीं लिखा है, ठीक है, दुभाग्य। फिर लिखा है सौभाग्य, चौथी पे लिखा है दुख। तो शोक का विलोम पूछा है तुमसे, शोक का विलोम क्या होगा? तो शोक का विलोम होगा हर्ष, ठीक है। और देखना चाहोगे विलोम? विलोम देखो, शोक का हर्ष हो गया। सौभाग्य का क्या होता है? सौभाग्य का, सौभाग्य। मैं बात करूं दुख की, दुख की, तो अलग अलग पर इनका विलोम होते हैं। देखो सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ठीक है। दुख की बात करूं तो पर्याय वो इनका विलोम होता है सुख, ये सुख, ठीक है, सुख। या दुख का एक और होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता होता है इनका एक विलोम, ठीक है। सुख और प्रसन्नता। और सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, ठीक है। हर्ष का विषाद, हर्ष, शोक, ठीक है, शोक का हर्ष हो गया, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ललाहित, ललाईत है ये, ठीक है। फिर ललाइत है, उसके बाद तीसरे पे लिखा है लालायित, चौथे पे लिखा है लालायित। तो शुद्ध शब्द ये होता है, देखो लालायित, ये होता है शुद्ध शब्द लालायित। या ऐसे देखो, जैसे लिखते हैं प्रणाम, ये अशुद्ध है, और मैं बात करूं शुद्ध की तो प्रणाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं प्राप्ति की, तो वैसे तो अशुद्ध लिखो तो अशुद्ध प्राप्ति ऐसे लिखी जाती है। देखना, एक मिनट इसको हटा दूं मैं, देखना ऐसे लिखते हैं प्राप्ति को, अशुद्ध को। अरे फिर वही, अच्छा चलो यहाँ लिख लो,
ये प्राप्ति है शुद्ध, और अशुद्ध प्राप्ति कैसे लिखते हैं लोग, ये यहाँ लिख लेना, ये अशुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है प्राप्ति, ठीक है। ये परिणाम, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है, और ये परिणाम ये अशुद्ध है, ठीक है। लालायत की बात करूं तो शुद्ध वर्तनी लालायत की ये होगी, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है निम्नलिखित में चार विकल्पों में से, निम्नलिखित चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लिखा है उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। दूसरा लिखा है उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। तीसरे में लिखा है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। चौथे पे लिखा है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो ये एकदम राइट है, शुद्ध वाक्य में उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है, शक कोई चीज नहीं होती है। आगे देखो, निम्नलिखित में से रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की रचना देख लो क्या क्या है। तुलसीदास की रचनाएं, तुलसीदास की रचनाएं देखो क्या क्या थी, ये देखो तुलसीदास की रचनाएं देखो। एक तो है रामलला नेछू, रामलला नेछू इन्हीं की रचना है, ठीक है। बैराग्य संदीपनी, बैराग्य संदीपनी इनकी रचना है, ठीक है। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल इन्हीं की रचना है। और देखो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका इन्हीं की रचना है, ठीक है। और लिख लो कवितावली, कवितावली इन्हीं की रचना है। गीतावली, गीतावली इन्हीं की रचना है, ठीक है। दोहावली, दोहावली की बात करूं तो इन्हीं की रचना है, ठीक है। दोहावली की बात करूं हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा इन्हीं की रचना है तुलसीदास की। लिख लो बरबे रामायण, बरबे रामायण इन्हीं की रचना है, ठीक है। हो गई, एक हनुमान चालीसा हो गया। अब देखो नावादास की बता दूं मैं, इसमें जो लिखा है क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन आगे देखो, ये क्वेश्चन था कि रचना तुलसीदास की नहीं है। देखो रामचरितमानस इन्हीं की रचना है, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली इन्हीं की रचना है। भक्तमाल, भक्तमाल ये तुलसीदास की रचना नहीं है, ये किसकी रचना है तो देखो भक्तमाल, भक्तमाल, भक्तमाल रचना लिख लो, भक्तमाल रचना नावादास की है, भक्तमाल रचना नावादास की है, ठीक है। ये रचना नावादास की है। ये रचना, ये रचना, ये रचना सन 1585 में लिखी गई, 1585 में लिखी गई, ठीक है। ये रचना 1585 में लिखी गई, ठीक है। ये रचना 1585 में लिखी गई थी, ठीक है। तो भक्तमाल की रचना क्या है, नावादास। ये किसकी रचना है, भक्तमाल की रचना, ठीक है। अरे भक्तमाल जो रचना है नावादास की है, ठीक है। भक्तमाल रचना की बात करूं तो ये नावादास की रचना है भक्तमाल, ठीक है। भक्त, ठीक। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है भील का स्त्रीलिंग, भील का स्त्रीलिंग पूछा है। तो भील, भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भीलनी, भीलनी हो जाएगा, भीलनी, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा, भीलनी। ऐसे शब्द लिख लेना,
ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। और ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, लिख लेना, आगे लिखो, लिख लो। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, लिखा है उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, कमर टूटने का अर्थ होता है, बताओ क्या होता है कमर टूटने का अर्थ? पहला विकल्प थक जाना, दूसरा है जीत जाना, तीसरा है कमर टूट जाना, चौथे में लिखा है चोट लगना। कमर टूटना, कमर टूटने का अर्थ होता है थक जाना, कमर टूटना, कमर टूटने का मतलब होता है थक जाना। ठीक है, थक जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है थक जाना। आगे देखो, क्वेश्चन आगे लगाओ। आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी का संधि विच्छेद। तो विद्या, इसका देखो विद्यार्थी का संधि विच्छेद, पहले में लिखा है विद्या प्लस रथी, दूसरे में लिखा है विद्या प्लस अर्थी, तीसरे में लिखा है विद्या प्लस अर्थी, चौथे में लिखा है विद्या प्लस आर्थी। तो विद्यार्थी का तो पढ़े ही होगे, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी यानी बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाता है? बड़ा आ। ये कौन सी संधि होती है? कौन सी संधि होती है? इसे कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, जहाँ छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर मिलके बनता है बड़ा आ, या बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके बनता है बड़ा आ। ठीक है, या फिर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बनता है बड़ा आ। ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बनती है बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बनती है बड़ी ई। ऐसे दीर्घ संधि ये होती है दीर्घ संधि। ठीक है, आगे देखो, तो क्या है? विद्या प्लस अर्थी इसका है। आगे देखो, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। पहले पे लिखा है यथा स्थितिवादी। ठीक है, यथा स्थितिवादी, लिखा है आदर्शवादी, दूसरे पे लिखा है आदर्शवादी, तीसरे पे लिखा है भाववादी, चौथे विकल्प पे लिखा है अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदलता है उसे कहते हैं अवसरवादी। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। लिखा है पहले पे तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं।
तो ये एकदम गलत है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। आगे देखो, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। आगे देख लो, तीसरे पे लिखा है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। आगे देखो, तुलसी और सूर क्रम से अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये एकदम बात सही है। आपने जहाँ किताब पढ़ी होगी हिंदी की, वहाँ उसके अकॉर्डिंग शुद्ध भाषा अगर लिखता है तो ऐसे ही लिखते हैं। तुलसी और सूर अगर लिखा तो क्रम से तुलसी अवधि के और सूर ब्रजभाषा के। ठीक है, कैसे हैं? श्रेष्ठ कवि हैं, ब्रजभाषी नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, चौथा विकल्प एकदम शुद्ध वाक्य है। आगे देखो गद्यांश है। गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना गद्यांशों का। 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर उत्तर दें। लिखा है भारतीय राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ भारत में हुआ था। ठीक है, उन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है। उनकी पढ़ाई लंदन इंग्लैंड से पूरी हुई, परंतु वर्ष 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1893 की एक घटना याद दिला दूं। 1893 में महात्मा गांधी तो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, लेकिन 1893 की बात है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने पहला भाषण दिया था अपना। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये जीएस का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 1893 में, परंतु वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ वे 20 वर्षों तक भारतीयों के खिलाफ रंगभेद कानून का विरोध करते रहे। गृह या अहिंसक सबने अवज्ञा के जरिए विरोध प्रदर्शित करने के अगुआ के रूप में वे अपने समय के गृह या अहिंसक सबने अवज्ञा के जरिए विरोध प्रदर्शित करने के अगुआ के रूप में वे अपने समय के एक बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बन गए। कभी भी सबने अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के समय की बात है। उसके बाद चोरी चोरा घटना हो गई थी। ये तो सबने अवज्ञा है, वो हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन में ये आता है कि चोरी चोरा घटना जो घट गई, उसका प्रमुख कारण क्या था? उसका एक प्रमुख कारण था कि जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उस पर ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चला दी थी, उसमें कई लोग मारे गए थे, इसलिए चोरी चोरा कांड हो गया था। ठीक है, तो ये तो सबने अवज्ञा आंदोलन की बात है। सबने अवज्ञा के जरिए विरोध प्रदर्शित करने के अगुआ के रूप में वे अपने समय के बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बन गए। आज पूरी दुनिया में स्वतंत्र संग्रामों में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में एक माना जाता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है जो सत्य के साथ किया गया हो, सत्य के साथ आग्रह किया गया हो, सत्य के साथ किया गया आग्रह कहते हैं सत्याग्रह। संग्रामों में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में एक माना जाता है। आगे गद्यांश पढ़ो। गांधी जब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा आरंभ की। ठीक है, तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा आरंभ की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। ठीक है, गांधी की अपार सफलता से
उन्हें देश भर में इतनी प्रशंसा मिली, गांधी की अपार सफलता से उन्हें देश भर में इतनी प्रशंसा मिली कि उस दौर के एक प्रख्यात लेखक ने गांधी जी को महात्मा की पदवी दे डाली। ठीक है। उन्होंने स्वराज जिसे होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बन गए। महात्मा गांधी की बात हो रही है। ठीक है। जहां उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक असहयोग नीति को बढ़ावा दिया। उनका लक्ष्य गरीब किसानों तथा श्रमिकों के अत्याचारी कराधान तथा भेदभाव के विरोध में मदद करना था। उनका लक्ष्य था गरीब किसानों तथा श्रमिकों के अत्याचारी कराधान तथा भेदभाव के विरोध में मदद करना था। उन्होंने गरीबी हटाने, महिलाओं की मुक्ति तथा उन्होंने स्वराज कहाँ पे आ गई उन्होंने महिलाओं की मुक्ति तथा जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। ठीक है। उनका अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वराज हासिल करना था। स्वराज का मतलब अपना राज्य। ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी? पहला है हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। दूसरा है सरलता, शाकाहार तथा उपवास। तीसरा विकल्प है अतिशय तथा अत्याचारी कराधान के खिलाफ विरोध। चौथा विकल्प है स्वराज होम रूल आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। देखो हिंसा, इनकी जो गांधी जी की नीतियां थी वो थी हिंसा का प्रयोग किए बिना, यानी अहिंसा से भेदभाव के खिलाफ लड़ना, अहिंसा को किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? यहाँ पर शाका लिखा है, यहाँ पर शाकाहारी कर दो। ठीक है पूरा। महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? सत्य के, छापामारी युद्ध के, दंगे, शाकाहारी। देखो दंगे तो चाहते ही नहीं थे कभी, और न छापामारी युद्ध, वो तो अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के। तो महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? सत्य के। ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह किया था ना। आगे देखो लिखा है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब महात्मा गांधी 46 वर्ष के हो गए थे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद तुरंत बाद गांधी जी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था? तो देखो विकल्प में लिखा है उन्होंने भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वराज होम रूल आंदोलन को संगठित किया। फिर उन्होंने नमक निर्माण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चौथा है उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया। तो उन्होंने तो भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ तो लड़ाई कहाँ लड़ी थी? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। उन्होंने देखो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद उन्होंने समय कैसे व्यतीत किया? देखो गांधी जब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्होंने पूरे देश में यात्रा आरंभ की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। क्या की? कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। तो उन्होंने स्थानीय झगड़ों को क्या? सुलझाया। ठीक है। और कोई तो नहीं है, देख लो आगे और विकल्प देख लो। स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। गांधी जी की अपार सफलता से उन्हें देश भर में प्रशंसा मिली। ठीक है। ये तो बाद में होम रूल आंदोलन का उन्होंने समर्थन भी किया। आगे देखो, आगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? मांसाहार। दूसरा विकल्प है भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून। तीसरा था स्थानीय जनसंख्या।
चौथा पुर्तगाली साम्राज्यवाद। ये इन बातों को कहीं डिस्कशन किया नहीं है माशाह। तो क्या हो गया, भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून में, ठीक है, पहले ही पे लिखा है, जब पहले ही हमने पढ़ाया था गद्दान। देखो आगे विकल्प देखो, आगे क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। क्वेश्चन है, पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। कमी पे डैश लाइन है, इस कमी का क्या अर्थ होता है ये बताओ। तो देखो, हास लिखा, हस्त लिखा, पूर्ति लिखी, ह्रास। तो कमी यहां लिखी है कमी और इसको किया है डैश, इन्होंने कहा इसका अर्थ बताओ। इस कमी का मतलब होता है हिरास्य, इस कमी का अर्थ होता है हिरास्य। ऐसा, ये हिरास्य तो हास्य हो गया, हास्य माने हंसी हो गई, इस राशि का मतलब जो मैंने लिख दिया। आगे देखो, ऊपर का भी हटा लो, हटाओ सबको। देखो ये जो ह्रास है इसका ही अर्थ होता है कमी, ठीक है। कमी नहीं होने दी, इसका अर्थ होता है ह्रास नहीं होने दिया, ठीक है। क्या नहीं होने दिया, ह्रास, ठीक है। इसका ही ह्रास का मतलब होता है अधूरापन, या कसर कहते हैं, जैसे कसर, इसी का मतलब होता है खामी, ठीक है। और मैं बात करूं इस ह्रास की, इस ह्रास का मतलब होता है मखौल, मजाक, ठीक है। इस ह्रास का मतलब होता है। इस हस्त का मतलब तो हाथ ही होता है, हाथ, ठीक है। पूर्ति, इस पूर्ति का क्या मतलब होता है, पूर्ति का मतलब बताओ, पूर्ण, ठीक है। तो इस कमी ना होने दी, इस कमी का अर्थ होता है ह्रास। ये ह्रास का मतलब होता है कमी, इसका ही मतलब होता है कमी, कसर, ठीक है, खामी, ठीक है। सबके अर्थ हमने बता दिए क्या बना जाएगा, ठीक है, ये भी क्लियर किया, ठीक है। आगे देखो, दिए गए शब्द का विलोम चुने, बहुज्ञ का विलोम विज्ञ, ज्ञानी, अल्पज्ञ, चौथे पे लिखा अगम्य। तो बहुज्ञ बहुत जानता हो वो बहुज्ञ होता है, और अल्पज्ञ जिससे कम ज्ञान हो वो अल्पज्ञ होता है। विज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ, ठीक है। ज्ञानी का मतलब होता है अज्ञानी, विलोम, ठीक है। अगम्य का बताओ, अगम्य का विलोम बताओ, अगम्य का क्या होता है, अगम्य का विलोम बताओ, अगम्य का विलोम क्या होता है, अगम्य, ठीक है। अगम्य का विलोम बताओ, ठीक है। आगे चलो, बताना, तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स में लिखो से। पौ धन अन लिखा है, इसका संधि युक्त रूप क्या है, इसका संधि युक्त रूप पूछा है। पौ धन अन का तो क्या होता है, पावन, पौ धन अन बराबर होता है पावन, ठीक है। पावन, जैसे हम जब संधि करते हैं, संधि करते समय ए आई ओ औ, ठीक है। ए आई ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई अन्य स्वर आ जाए, तो ए का आय हो जाता है, और ओ का अब हो जाता है, और औ का आ हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अयादि संधि,
ये कौन सी संधि है? अयादि संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, तो पऊ धन अन, औ धन आ, औ धन आ अगर आ गया तो क्या हो गया? आओ, पावन, ये हो गया। ठीक है, जैसे नौ धन इक, एक उदाहरण है नौ धन इक, तो हो जाता है नाविक, नाविक, ये भी इसी संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखो, जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द देखो, पहले भी लिखा है कंजूस, दूसरे पे लिखा है लोभी, तीसरा विकल्प है मित व्ययी और चौथा विकल्प है मक्खी चूस। तो जो देखो मक्खी चूस का मैं तुम्हें यही बता दूं, मक्खी चूस होता है जो छोटी से छोटी वस्तु की उपयोगिता समझता हो, जो छोटी से छोटी, जो छोटी से छोटी वस्तु की उपयोगिता समझता हो, जो छोटी से छोटी वस्तु की उपयोगिता समझता हो उसको कहते हैं मक्खी चूस। ठीक है, लोभी, लोभी किसे कहते हैं? जो लोभ या लालसा से युक्त हो, जो लोभ या लालसा, जो लोभ या लालसा से युक्त हो उसे कहते हैं लोभी। कंजूस तो समझते ही हो। तो मक्खी चूस छोटी छोटी वस्तु की उपयोगिता समझता हो, जैसे दही में गिर गई मक्खी तो ये चूस लेते हैं, कहते हैं दही बर्बाद ना हो जाए, ये उपयोगिता समझते लिए इसको बोला जाता है मक्खी चूस। ठीक है, लोभी, जो लोभ या लालसा से युक्त हो, तो जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, लिखा है माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना, विकल्प पहला है सिर दर्द होना, दूसरा है पसंद करना, तीसरा लिखा गुस्सा करना, चौथा है असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ने का मतलब होता है असंतोष प्रकट करना। ठीक है, असंतोष प्रकट करना, माथे पर बल पड़ना, असंतोष प्रकट करना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, सम्मुख शब्द का विलोम। तो सम्मुख शब्द का विलोम पहले पे लिखा है विमुख, दूसरे पे लिखा है प्रमुख, तीसरे पे लिखा है पार्श्व, ठीक है, चौथे पे लिखा है समक्ष। तो सम्मुख का विलोम होता है विमुख। ठीक है, सम्मुख का विलोम होता है विमुख। ठीक है, विमुख के पर्यायवाची लिख लो या सम्मुख के पर्यायवाची लिख लो, सम्मुख के, सम्मुख के पर्यायवाची लिख लो, सम्मुख के पर्यायवाची। देखो क्या क्या होते हैं सम्मुख के पर्यायवाची, सामने, सामने, आगे, प्रत्यक्ष, सामने, आगे, प्रत्यक्ष। विमुख के लिख लो, विमुख के, विमुख के पर्यायवाची देखो क्या क्या होते हैं। विमुख के पर्यायवाची देखो, निष्ठुर, निष्ठुर, और देखोगे निर्दयी, निर्दयी, क्रूर, ठीक है, विहरम। ठीक है, तो ये हो गए पर्यायवाची। प्रमुख के देखना चाहो तो प्रमुख के पर्यायवाची देख लो, प्रमुख लिख लो, प्रमुख के पर्यायवाची। प्रमुख के पर्यायवाची देखो, पहला, पहला, प्रधान, पहला प्रधान, मुख्य, मुख्य, ठीक है, श्रेष्ठ, ठीक, और आगे देखो पार्श्व, इनके विलोम, इनके पर्यायवाची देखो पार्श्व का, बाजू,
बाजू, दिशा, बाजू, दिशा, तरफ, और, ठीक है। समक्ष का हमने बता ही दिया तुमको, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। पहला है मैंने गुरुजी का दर्शन किया, एकदम गलत है। मैंने गुरुजी को दर्शन किया कहने ही में गलत लग रहा है। मैंने गुरुजी को दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए विकल्प सही है, ठीक है। आगे देखो, हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? पहले पे लिखा है दिनकर, फिर लिखा है दूसरे पे रामकुमार वर्मा, तीसरे पे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथे पे लिखा है भगवती चरण वर्मा। तो हेम तरंगिणी किसका है? हेम तरंगिणी, हेम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह, चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है, ठीक है। इनके काव्य संग्रह की रचना, इस काव्य संग्रह की रचना, इस काव्य संग्रह की रचना सन 1932 में हुई थी, ठीक है। सन 1932 में की गई थी, ठीक है। 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1925 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनकी काव्य कृतियां निम्न हैं। इनकी काव्य कृतियां, इनकी काव्य कृतियां, तो इनकी काव्य कृतियां देखो, हेमकीर्तनी, हेमकीर्तनी, ठीक है। हेमकीर्तनी, हेमतरंगिणी, हेमतरंगिणी, ठीक है। हेमकीर्तनी, हेमतरंगिणी, युगचरण, युगचरण इन्हीं की है। उसके बाद समर्पण, समर्पण, उसके बाद है ज्वार, ज्वार भाटा, ठीक है। उसके बाद है समर्पण हो गया, एक चरण हो गया, ज्वार भाटा हो गया, मरण, ठीक है। ये इनकी रचनाएं। और गद्यात्मक कृतियां देखो तो वो भी देख लो। गद्यात्मक कृतियां, गद्यात्मक कृतियां कौन कौन है देखो, कृष्ण अर्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन युद्ध इन्हीं की काव्य कृति है ये। साहित्य के देवता, साहित्य के देवता, ठीक है। समय के पांव, समय के पांव, ये इनकी गद्यात्मक कृतियां हैं। इरादे, इरादे, गरीब अमीर के झगड़े, ठीक है। इनकी कृतियां हैं, ठीक है। आगे देखो, माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो हेमतरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। आगे देखो, आगे है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प पहला मयंक, दूसरे पे लिखा इंदु, तीसरे पे लिखा सुधांशु,
चौथे पे लिखा है सरोज। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शशि, राकेश, मयंक, शशांक, शशिधर तो वैसे तो कहते हैं शंकर बोले को, ठीक है। और देखो रजनीश, शशिधर तो नहीं होगा, रजनीश होगा, रजनीश, राकापति होगा इनका, राकापति, शशि, राकेश, मयंक, ठीक है। छपाकर, सुधांशु चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है, सुधांशु, ठीक है, सुधांशु। रजनीश हो गया होगा, रजनीश हो गया, ठीक है। ये इनके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इंदु, ठीक है। तो सरोज के पर्यायवाची क्या होते हैं? कमल, अरविंद, ये होते हैं सरोज के पर्यायवाची, ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या नहीं है? चंद्रमा के मयंक, इंदु, सुधांशु 3 पर्यायवाची हैं, सरोज नहीं है। सरोज किसका होता है? कमल का, अरविंद का, ठीक है। आगे देखो, आगे जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, विकल्प पहले पे दिया अलभ्य, दूसरे पे दिया सुलभ, तीसरे पे दिया दुर्लभ, चौथे पे दिया अलंघ्य। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। अलभ्य किसे कहते हैं? अलभ्य, जिसका मूल्य ना हो, उसे कहते हैं अलभ, ठीक है। सुलभ, जो सहजता से प्राप्त हो, उसे कहते हैं सुलभ। और अलंघ्य, जिसे लांघा ना जा सके, उसको कहते हैं अलंघ्य, ठीक है। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ, ठीक है। आगे देखो, आगे फिर गद्यांश लगा है, वो ध्यान से पढ़ना है, गांधी जी के ऊपर ये, ठीक है। गांधी जी के ऊपर है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। समय से छात्र समय क्या है, ठीक है। देखो, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्यक्ष प्रश्न का सबसे उचित उत्तर चुनें। देखो, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर
इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? पहला लिखा है उसे संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ न करना, उसका अनादर करना। चौथे पे लिखा उसको व्यर्थ करना। समय को संभाल कर तुम क्या रख सकते, किसी ने नहीं रख पाया। समय को संभाल कर को मतलब है सही समय पर सही कार्य करो, समय निकल ना पाए, काम कुछ ना कुछ होता रहे, समय तो निकलता ही रहेगा, कोई रोक ही नहीं पाया। ठीक है, साक्षात ईश्वर नहीं समय को रोक पाया, तो उसको हम लोग क्या संभाल कर रख सकते हैं। आगे लिखा है उसे व्यर्थ ना करना। तीसरा उसका अनादर करना। भाई समय का सदुपयोग का मतलब है कि हम उसे व्यर्थ बर्बाद ना करें। उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ करना, ये सब बेकार की बातें। आगे देखो, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी लिखा है समय वापस मिल जाएगा परंतु धन नहीं। भैया सीधा लिखा था कि समय वापस नहीं मिलेगा, धन भले ही वापस मिल जाए, ये तो एकदम गलत बात हो गई। आगे लिखा है बहुत मेहनत से मिलता है, फिर लिखा है धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ये बात अभी हम कर चुके थे पीछे गद्यांश में। ठीक है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। आगे देखो, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है क्योंकि छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है क्योंकि पहले भी लिखा है जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। दूसरे पे लिखा सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, जो एकदम गलत बात है। कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते। तो देखो क्या है, जो इसकी महत्ता को समझते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। समय का सदुपयोग मैं तुम्हें पीछे गद्यांश में दिखा दूं। देखो लिखा है जो छात्र इस उम्र में, यहाँ देखो, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना। तो समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर जाता है। ठीक है, आगे देखो, यही था सदुपयोग। हाँ, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो सजगता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सजगता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? चौकन्ना, चौकन्ना रहना, होशियारी, होशियारी और सतर्कता, सतर्कता। ठीक है, सजगता, सतर्कता, चौकन्ना रहना। ठीक है, ये होते हैं इनके का नाम सजगता के पर्यायवाची। ठीक है, और देखो प्रमाद, प्रमाद क्या होता है? प्रमाद एकदम अलग है। प्रमाद का मतलब होता है भ्रम, इसका मतलब होता है भूल, इसका मतलब होता है असावधानी, असावधानी इसका मतलब होता है, यानी लापरवाही। प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही, भ्रम, भूल, असावधानी, बेहोशी, पागलपन। ठीक है, तो सजगता के पर्यायवाची होते हैं चौकन्ना, होशियारी, सतर्कता। तो वही हमने तुम्हें प्रमाद के बता ही दिए। तो कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? प्रमाद, प्रमाद इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, लिखा है इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। जीवन और समय, फिर लिखा है छात्र जीवन और समय, तीसरा लिखा है छात्र जीवन, चौथा लिखा है समय का अनुपयोग। तो दूसरा है छात्र जीवन और समय इसका उपयुक्त शीर्षक है।
इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है? छात्र। भाई छात्र की बात की गई है, जीवन की बात की गई है और समय की। जो छात्र जीवन और समय इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, इसका उपयुक्त शीर्षक है छात्र जीवन और समय। हिंदी के मॉक टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से कराने की कोशिश की गई है, बस विश्वास रख के करिएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा मॉक टेस्ट आपका पैट का। ठीक है, वो आप विश्वास टेस्ट कितना करते हैं ये आपको पेपर देने के बाद पता चल जाएगा। बाकी सारे मॉक टेस्ट बराबर करवा रहा हूँ। आज 2 घंटे या 1 घंटे के बाद इकोनॉमिक्स के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे, उनकी PDF दी जाएगी, हूबहू क्वेश्चन छपेगा पेपर में। जो इकोनॉमिक्स के हम क्वेश्चन कराएंगे वो हूबहू क्वेश्चन छपेगा पेपर में, गारंटी है मेरी। और GS के मॉक टेस्ट, मैथ के मॉक टेस्ट जो करा रहा हूँ, अगर जरा अंतर निकल आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आने के बाद मुझे जो कह दोगे बताओ तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बस अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा, जितना करा दूं ध्यान से देखते रहिएगा। दिक्कत कहीं आती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद। बस एक विनम्र निवेदन है कि अगर पढ़ना अगर अच्छा लगता हो तो मैं अगर अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं, अगर अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद। जय।